हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। केमिस्ट्री के सुपरफास्ट रिवीजन में आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। 2023 में पूछा गया था एमपी बोर्ड में और आप लोगों को तैयार कर लेना बिल्कुल कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो नियम है, उन्होंने केवल एक विद्युत अपघट अर्थात एक पात्र में एक विद्युत अपघट भरा हुआ है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उसका संबंध बताया। और फिर दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि कई सेलों को जब जोड़ दे, विद्युत अपघटनीय सेल है हमारे पास तो कई सेलों को जोड़ देते हैं, तब उन्होंने क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया। तो 2 नियम दिया बच्चों। पहला जो नियम है किसी एक विद्युत अपघट के लिए। अब विद्युत अपघटनीय सेल आपको पता है कि जब एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, ठीक है, और उसमें विद्युत अपघट पदार्थ जैसे मान लीजिए H2SO4 या ZnSO4 कुछ भी भर देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत अपघटनीय सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। अब जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोडों के बीच पदार्थ मुक्त होता है। जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब मान लीजिए ऋणावेशित है, तो यहां पर आकर के धन वाला भाग यहां पर एकत्रित होगा। तब फैराडे साहब ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर इस इलेक्ट्रोड पर आकर मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव है मान लीजिए, तो ये यहाँ पे आकर के मुक्त होगा। तब फैराडे साहब ने कहा कि जो मुक्त होने वाली पदार्थ है, ये वेट है, वो किस पर डिपेंड करता है, कितना इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, अर्थात कितना आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के चारों जो पदार्थ मुक्त हो रही है, इसकी जो मात्रा है विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होगा, अर्थात Q के समानुपाती होगा। इसको आप कहोगे सर धारा से रिलेट करो, तो ये आपका I × T, क्योंकि आप लोगों को पता है धारा बराबर होता है समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, तो आवेश बराबर हो जाएगा I × T। तो ये हमने कर दिया। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों, तो एक नियतांक लग जाता है ZIT। बस यही है फैराडे का प्रथम नियम। कितना सिंपल है कि विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, जैसे मान लीजिए हमारा ये जिंक सल्फेट था, जब ये टूटेगा तो Zn2 पॉजिटिव होगा और SO4 2 निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला भाग है तो ऋणात्मक क्षण की ओर जाएगा बच्चों, यानी इलेक्ट्रोड की ओर, तो यहां पर जाकर मुक्त होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पर मुक्त हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब ये जमा होगा या मुक्त होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मात्रा है प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि धारा I एम्पियर T सेकंड तक प्रवाहित होती है और W जो है ग्राम पदार्थ की मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, तब आपने पढ़ा W समानुपाती Q। जो W है वो Q के समानुपाती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि Q बराबर होता है I × T, है ना। धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q बराबर I × T, वैल्यू पुट कर दे, समानुपाती हटा, Z लगा दिए। Z एक क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, सिंपल है, ठीक। ये आपका पहला नियम हो गया। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि रिवीजन करने आए हैं, ठीक है। पहला आपका नियम यही है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब बोला गया भाई साहब कि मान लीजिए 2 या 3 विद्युत अपघट पदार्थ को या विद्युत अपघट विलयनों को हम एक श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ठीक है। श्रेणी क्रम में कैसे, जैसे हमारा एक ये पात्र हो गया, ठीक, एक पात्र हो गया, इसमें विद्युत अपघट भरा होगा। फिर ये दूसरा पात्र हो गया, इसमें भी विद्युत अपघट भरा होगा। तीसरा पात्र है बच्चों, इसमें भी विद्युत अपघट भरा है। सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है। मैं इसमें सब में अलग अलग विलयन रखता हूं। अब आपको यह भी समझना जरूरी है भाई कि ये डायग्राम बनाना भी पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट नियम में तो नहीं बनाना पड़ता बच्चों, लेकिन सेकंड नियम में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा इसमें तनु H2SO4 है, H2SO4 है। इसमें मैंने कहा कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें कहा AgNO3 का मात्रा है। अब इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, मान के चलता हूं ये हमारा एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रोड तो सब में होंगे, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में जोड़ने का तात्पर्य ये है पहले के दूसरे का, दूसरे के पहले से, फिर ये संबंध और ये संबंध इससे रहेगा। सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक। अब इनका सबका पदार्थ का मात्रा अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए W1 का, इसका W1 हो जाएगा, इसका W2 हो जाएगा। किसी 2 का ही संबंध दर्शाते हैं, इसका W3 हो जाएगा। हम किसी 2 का संबंध दर्शा रहे हैं ना, कि मान लीजिए 2 और इनका रासायनिक तुल्यांक होगा, रासायनिक तुल्यांक E1 हो जाएगा, इसका E2 हो जाएगा, इसका E3 हो जाएगा। तो हमारे जो फैराडे साहब ने बताया
कि जैसे मान लीजिए कई जो सेल हैं या विद्युत अपघटनीय सेल हैं या विद्युत अपघट जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विद्युत अपघटों के विलयनों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। अभी इसके पहले जो फर्स्ट नियम था उसमें यह बताया गया था कि किसी विद्युत अपघट में धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। लेकिन इसमें यह द्वितीय नियम में उन्होंने ये बताया कि कई सारे सेल है ना, कई सारे विद्युत अपघट है ना, उन विलयनों को एक समान श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और फिर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। तब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। रासायनिक तुल्यांक कितना है उसके समानुपाती होगा। पहले नंबर में बताया गया धारा क्योंकि सिंगल है, लेकिन दूसरे नंबर बताया कि रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। अर्थात जैसे मान के चलता हूं कि जो आपका ई है वो ये W समानुपाती ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बच्चों यदि आपसे कह दूं कि W बराबर के ई हो जाएगा तो आप कहोगे सर W बटा ई बराबर आपका एक स्थिरांक या नियतांक। ठीक है, तो W बटा ई बराबर क्या, स्थिरांक। तो पहले के लिए मान लीजिए W1 अपन E1 इसके लिए भी स्थिरांक, W2 अपन E2 इसके लिए भी स्थिरांक, तीसरा भी हो जाएगा तो W3 अपन E3 इसके लिए भी स्थिरांक। ठीक है, तो ये चीज बोला गया कि जब कई सारे विद्युत अपघट्टों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और फिर उसमें समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है क्योंकि धारा समान है, तब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। फिर से एक बार समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। भाई यहां पर मैंने कहा कि मान लीजिए W पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, वो किसके समानुपाती है, ई की। तो यदि मैं इससे कहूंगा तो आप कह सकते हो सर W बराबर मान लीजिए के एक स्थिरांक है, ई हो जाएगा, मतलब W बराबर ये ई है ना भाई, ई है, W बटा ई हो जाएगा, के हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों स्थिरांक। क्या बोलते हैं, स्थिरांक। ठीक है, अब जैसे 1 के लिए बात करेंगे तो W1 अपान E1 W2 अपान E2 और फिर हो जाएगा W3 अपान E3, मतलब सब एक स्थिरांक के ही मान के बराबर आएंगे। तो ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। माना श्रेणी क्रम में जुड़े दो विद्युत अपघट हैं जिनमें विद्युत धारा की समान मात्राएं हैं और पदार्थ की मात्राएं W1 और W2 है। रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 और E2 है। तो यहाँ पर जैसे चित्र भी बना हुआ है, ये चित्र बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर W समानुपाती E हो गया, या W बटा ई बराबर स्थिरांक आएगा, इसलिए W1 समानुपाती होगा E1 के, W2 समानुपाती होगा E2 के। जब इनको दोनों करेंगे बच्चों दोनों स्थिरांक के बराबर होगा। 3 बिलियन के लिए करेंगे तो 3 बिलियन के लिए आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो पहले नियम में आपने ये समझा कि किसी एक इलेक्ट्रोड में अर्थात एक विद्युत अपघट वाला विलयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, तब उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो किसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। लेकिन द्वितीय नियम में जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है।